हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम जो आप लोग का AMRS पीजीटी कॉमर्स का या फिर यूपी पीजीटी कॉमर्स का या टीजीटी के जो बच्चे हैं उन लोग का जो एग्जाम होने वाले हैं उनके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो लेकर के मैं आई हूँ, जिसमें कि आप आसानी से अभी तक जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर सके कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और किसी तरह की वीडियोस चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। वित्तीय विवरण होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वित्तीय विवरण होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। एस्टिमेटेड फैक्ट्स होते हैं, अनुमानित तथ्य होते हैं। एंटिसिपेटेड फैक्ट्स होते हैं, प्रत्याशित तथ्य होते हैं। रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, अभिलिखित तथ्य होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वित्तीय विवरण जो आप बनाते हैं, सबसे पहले तो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, वित्तीय विवरणों के बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज की जाती हैं। उसके बाद उससे जो है फाइनल अकाउंट्स हम तैयार करते हैं। तो उसके बाद उसका एनालिसिस करने के लिए जो डिसीजंस होते हैं, जो मैनेजमेंट है हमारा, उसको डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए वो बनाए जाते हैं स्टेटमेंट्स। तो जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो क्या रहेंगे, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, अभिलिखित तथ्य होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन होता है, सब्जेक्टिव होता है, विषयगत होगा, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, या फिर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ, विषयगत एवं वस्तुनिष्ठ दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रबंधकीय लेखांकन क्या रहता है, तो वो विषयगत होता है, सब्जेक्टिव होता है। किस चीज से रिलेटेड आपको एनालिसिस करना है, किसके बारे में प्रबंधकों को या जो मैनेजमेंट होता है उसको डिसीजंस लेने हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। तो ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो प्रबंधकीय लेखांकन होता है वो किस चीज से संबंधित होता है। लेखांकन समूहों के अभिलेखन से, रिकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग डाटा, लागत समूहों के अभिलेखन से, रिकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग डाटा, लेखांकन समूहों के प्रस्तुतिकरण से, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, इन सभी से, विद ऑल दीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है वो किस चीज से रिलेटेड होती है, किससे संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो आपका लेखांकन समूहों का अभिलेखन होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है, तो ये किसका काम हो जाएगा, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जो वित्तीय लेखांकन होता है वहां पर हम जो है जो हमने ट्रांजैक्शंस किए होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें हम जर्नल बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। या फिर जो कह रहा है कि रिकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग डेटा, लागत समूहों का अभिलेखन, तो वो किसमें किया जाता है, वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं, जो लागत लेखांकन होता है। जहाँ पर कॉस्ट शीट बनती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है आपका, साथ में जो और प्रोसेस अकाउंट है, ये सारी चीजें बनती हैं, यूनिट कॉस्टिंग आती है, बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है अकाउंटिंग डेटा का, वो आ जाता है आपका प्रबंधकीय लेखांकन में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होके जो आपका लास्ट में डी ऑप्शन दे रखा है विद ऑल दिस, उसमें ऑप्शन टिक कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपका अगर ऑल ऑफ दीज दे रखा हो तो वही करेक्ट हो। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ना ही कॉस्टिंग की, ना ही अकाउंटिंग डेटा की, बल्कि प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है, द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम कर रहे होते हैं उसका जो यूज किया जाता है वो किस तरह का रहता है, वैधानिक रूप से बाध्यकारी, लीगली ऑब्लिगेटरी, अनिवार्य कंपल्सरी, ऐच्छिक ऑप्शनल, कुछ उपक्रमों के लिए अनिवार्य और अन्य के लिए ऐच्छिक, कंपल्सरी टू सम एंड ऑप्शनल टू अदर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं वो करना कंपल्सरी है या ऐच्छिक है या किस तरह का रहेगा। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो करना सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही हमको ये पता चलता है कि हमारे जो बिजनेस है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, या किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी बिजनेस की सिचुएशन क्या रही है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं,
ओवरऑल उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इसको देखने के लिए। लेकिन जो प्रबंधकीय लेखांकन होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, वो कंपल्सरी नहीं रहता है, ना ही वो वैधानिक रूप से बाध्यकारी होता है, बल्कि वो क्या रहता है, वो हो जाता है ऑप्शनल, कि अगर चाहे तो कराए, यानी संस्था पर पूरी तरह डिपेंड हो जाता है कि वो किस तरह से चाह रही है। मोस्टली जो बड़े आपकी एंटरप्राइजेस होते हैं, जो बड़े लार्ज स्केल जो एंटरप्राइजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज स्केल पे चल रहे होते हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस है, वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूर कराई जाती है, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सके। मेनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कराई ही इसलिए जाती है कि जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन ले सके सही ढंग से, सिचुएशंस को कंपेयर करके देख करके। यहाँ पर क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखाविधि अत्यधिक सचेत है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली सेंसिटिव टू। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो किसे लेकर के ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है या किस चीज को ज्यादा अटेंशन देती है। सरकारी आवश्यकताओं के प्रति, गवर्नमेंट नीड्स, विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति, इन्वेस्टर्स नीड, प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति, मैनेजमेंट नीड्स, इन सभी के प्रति, टुवर्ड्स ऑल दीज नीड्स। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो ज्यादा किस पर है, क्योंकि मेनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों को मिला दीजिए शब्दों को, तो एक मैनेजमेंट है, दूसरा अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग किस लिए जा रही है, मैनेजमेंट के लिए की जा रही है। तो किसको ज्यादा फोकस करेगी, वो हो जाएगा आपका जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उसकी नीड की पूर्ति के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखाविधि प्रबंध की सहायता करती है। इस वीडियो में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड मिलेंगे। इसी तरह जो और आगे वीडियोस आएंगी तो अलग अलग टॉपिक वाइज मैं आप लोग के लिए लेकर के वीडियो आऊंगी, जिससे कि आसानी से उस टॉपिक की आप लोग को रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। कुछ वीडियो मिक्स भी रहेंगी, जैसे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रबंधकीय लेखाविधि प्रबंध की सहायता करती है, किस चीज में हेल्प करती है, केवल नियोजन में, ओनली इन प्लानिंग, केवल निर्देशन में, ओनली इन डायरेक्शन, केवल नियंत्रण में, ओनली इन कंट्रोल, नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण सभी में, इन प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर जो प्रबंधकीय लेखाविधि है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो मैनेजमेंट की जो हेल्प करती है वो तीनों ही चीजों में करती है, प्लानिंग में भी, डायरेक्शन में भी, कंट्रोल में भी। प्लानिंग की फ्यूचर में हम किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, निर्देशन कैसे डायरेक्ट करना है, किस तरह से कार्य को करवाना है, और कंट्रोल भी ये देखना कि जो हमने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उस पर कंट्रोल करना कि ज्यादा वेरिएशन ना आए, विचलन ज्यादा ना आए, और जो भी हमने अपने गोल्स रखे हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम अचीव कर सकें। तो यहाँ पर इन तीनों ही चीजों पर हेल्पफुल रहती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंधकीय लेखाविधि का उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका उपकरण कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर जब भी ये बात इंस्ट्रूमेंट किस तरह से की जाए, चाहे कॉस्ट की हो, चाहे फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसकी, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, चाहे कारपोरेट अकाउंटिंग हो, तो उसका जो सिलेबस उसमें दे रखा होता है, ये सिंपल सी ट्रिक आपको बता रही हूँ, उसका जो सिलेबस उसमें दे रखा होता है बस उसको ध्यान में रखा करिए कि क्या क्या उसके सिलेबस में आपने पढ़ा है या क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जा रही है, जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और डिसीजन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आती है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें, जो बजटरी कंट्रोल है वो भी आता है, और डिसीजन अकाउंटिंग, तो डिसीजन लेने के लिए तो अकाउंटिंग की ही जा रही होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। क्या नहीं आता, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं आती। तो करेक्ट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन मूलतः संबंधित है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम कर रहे होते हैं वो मेनली किस चीज से ज्यादा कनेक्टेड होती है। चयन की समस्या से, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, कारण परिणाम संबंधों से, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, व्यवहारों के अभिलेखन से, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, केवल ए और बी से, यानी कि सिर्फ ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो प्रबंधकीय लेखांकन है करेक्ट कह रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्डिंग का काम कहाँ होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, तो यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। चयन की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इसी चीज में डिसीजन लेना होता है कि किसी भी जो एलिमेंट है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कोई एक एलिमेंट है उसको हम बनाएं या मार्केट से खरीदें, चयन करना होता है, चॉइस होती है, डिसीजन लेना होता है हमको। और साथ ही जो कारण और परिणाम है, तो कारण क्या, किसी काम को करने के क्या रीजंस हैं, उसके क्या रिजल्ट होंगे,
दोनों चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होगी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखा विधि एक फ्रेमवर्क है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज ए फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग, फॉर कॉस्टिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर मैनेजमेंट। तो प्रबंधकीय लेखा विधि किसके लिए एक फ्रेमवर्क की तरह है? लेखांकन के लिए, लागत लेखांकन के लिए, निर्णय के लिए, या फिर प्रबंध के लिए? तो किसके लिए हो जाएगी? डिसीजन के लिए, क्योंकि मेन मैनेजमेंट में डिसीजन लेना ही लिया जाता है, उसका काम ही यही होता है कि जो मैनेजमेंट है वो सही से डिसीजन मेकिंग कर सके, जिससे कि वो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? हु इज द ऑर्गेनाइजेटर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? तो क्या इसके लेखक कौन है, या इस विचारधारा जो ये थी या जो ये थॉट था, तो उसका ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जे.बी. बेट्टी ने, जेम्स एच ब्लिस ने, आर.एन. एंथोनी ने, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन में? तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो जेम्स एच ब्लिस का था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो वहां पर कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जब हम बात कर रहे होते हैं जो वित्तीय विवरण है उसकी, तो वहां पर आपने जैसे बनाया होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, या जो एनालिसिस द्वारा किया जाता है, तो वहां पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या फिर उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों की ही जरूरत पड़ती है। उसके बेसिस पर ही हम आगे के स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं। यहाँ पे एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप होता है। द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट किस तरह का रहता है? तो यहाँ पर या तो वो हॉरिजॉन्टल होता है या फिर वो वर्टिकल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। द टर्म करेंट एसेट डजंट इंक्लूड। तो आपको पता ही है एसेट दो तरह की रहती है, एक फिक्स्ड हो जाती है और दूसरी हो जाती है करेंट एसेट। तो यहाँ पर कौन सी एसेट है वो करेंट एसेट नहीं मानी जाएगी? स्टॉक, डेटर, कार, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या चीज आपकी करेंट एसेट नहीं है? तो स्टॉक भी होता है, डेटर भी होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। जो कार है, कार हो जाएगी आपकी फिक्स्ड एसेट, ये करेंट एसेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभानी खाता डैश के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो नोन एज डैश। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग अर्जन विवरण, स्टेटमेंट ऑफ इनकम आय विवरण, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्रियाकरण विवरण, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसे और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसे स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहा जाता है। तो इन तीनों ही नामों से इसे हम जानते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख करके आए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसे भी कहा जाता है या उसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो रूल्स इसके रहते हैं वही इसके भी रहेंगे। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण डैश की सारांश प्रस्तुत करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ डैश, अकाउंट्स खातों का, एसेट संपत्तियों का, लायबिलिटीज दायित्वों का, ऑल द अबव उपरोक्त सभी। तो जो वित्तीय विवरण हम बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं, वो किसकी समरी होते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वो किसकी समरी हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अकाउंट्स की समरी, यानी कि जो हमने खाते बनाए होते हैं, ना सिर्फ एसेट की ना ही सिर्फ लायबिलिटी की, बल्कि जो हमने अकाउंट्स बनाए होते हैं, जो हमने खाते तैयार किए होते हैं, वो उसकी समरी होते हैं। तो एक आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज विश्लेषण डैश के नाम से भी जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज डैश। कि जो आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं वो और किस नाम से आप उसको जानते हैं? गतिशील विवरण, डायनेमिक एनालिसिस, कालमाला विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस, अंतरफर्म विश्लेषण, इंटरफर्म एनालिसिस, ऑल द अबव उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जो क्षैतिज विश्लेषण होता है उसे डायनेमिक एनालिसिस भी कहा जाता है, टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं और इंटरफॉर्म एनालिसिस भी कहा जाता है। तो इन तीनों ही नामों से इसे हम जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत विश्लेषण जाना जाता है, वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज। गतिशील विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस, वही आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टैटिक एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस और नन ऑफ दीज। तो जो वर्टिकल एनालिसिस हम कर रहे होते हैं उसे और हम किस नाम से जानते हैं, वो हो जाता है स्थिर विश्लेषण यानी कि स्टैटिक एनालिसिस कहा जाता है इसे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि जो एक अंशधारी है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है किया जा रहा है एक अंशधारी के लिए, जब एक शेयर होल्डर के लिए, जब तो क्या कहलाता है, आंतरिक विश्लेषण, इंटरनल एनालिसिस, बाह्य विश्लेषण, एक्सटर्नल एनालिसिस, लंबवत विश्लेषण, वर्टिकल एनालिसिस, क्षैतिज विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक अंशधारी के लिए किया जा रहा है तो वो हो जाता है बाह्य विश्लेषण यानी कि एक्सटर्नल एनालिसिस माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि आपका जो मेनली मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा होता है वो इंटरनल हो जाता है, और जो अंशधारी है या जो गवर्नमेंट है या अदर उसके लिए किया जा रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बाह्य हो जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं, ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेजेस आर यूज्ड इन। प्रायोगिक विश्लेषण में डायनेमिक एनालिसिस, स्थैतिक विश्लेषण में स्टैटिक एनालिसिस, क्षैतिज विश्लेषण में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या फिर लंबवत विश्लेषण में वर्टिकल एनालिसिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रवृत्ति अनुपात होता है या फिर जो प्रवृत्ति प्रतिशत होता है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर जो उसका यूज किया जाता है वो स्थैतिक विश्लेषण यानी कि स्टैटिक एनालिसिस में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय के डैश की प्रवृत्ति को इंगित करता है। Comparison of financial statements indicates the trend of the dash of the business. Profitability, लाभदायकता, निष्पादन क्षमता, परफॉर्मेंस, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, और द अबव उपरोक्त सभी। कि जो वित्तीय विवरणों की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं 2 वर्षों के हैं उनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो किस लिए कंपेयर किया जाता है या उसका जो कंपेयर करके रिजल्ट हम निकाल रहे हैं तो वो क्या बताता है हमको, तो यहाँ पर वो प्रॉफिटेबिलिटी को भी दिखाता है, परफॉर्मेंस को भी दिखाता है और फाइनेंशियल पोजीशन को भी दिखाता है, तीनों को ही दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, तीनों को शामिल किया जाएगा जब एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कैन बी। अब आपको बताना है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस तरह की एसेट रहेगी, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट, आइदर ए और बी। तो जो विनियोग होता है वो किस तरह की एसेट होती है, तो चालू संपत्ति है या फिर स्थायी संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है या फिर ए या बी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर विनियोग किस तरह की संपत्ति हो जाती है, वो हो जाएगी आपकी आइदर ए और बी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी करेंट एसेट भी मानी जा सकती है या फिक्स्ड एसेट भी, डिपेंड करता है किस तरह की दे रखी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत गैर चालू संपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट, व्यापारिक विनियोग, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रापेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, ओदत्ते, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स यानी कि देनदार। तो यहाँ पर गैर चालू का मतलब ये है कि करंट एसेट नहीं है कौन सी एसेट, यानी कि फिक्स्ड होगी वो, करंट नहीं है। तो जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या बिल्स रिसीवेबल्स है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है या डेटर्स है, तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और डेटर तीनों आपकी क्या हो जाएंगी, करंट एसेट होती हैं। लेकिन जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है वो करंट एसेट नहीं होगी। तो एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या सिक्योरिटीज दे रखी होती वो आपकी करंट एसेट रहती हैं, लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के नाम से दे रखा होगा तो वो फिक्स्ड एसेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय के कारण स्थायी संपत्तियों में वृद्धि का परिणाम होता है, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट ड्यू टू परचेजेस इज।
कोष का स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो क्रय के कारण यानी कि जब हम परचेस करते हैं फिक्स एसेट को तो वहां पर जो संपत्तियों में वृद्धि होती है वो क्या रह कहा जाएगा, कोष की प्राप्ति मानी जाती है, उसका प्रयोग मानी जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्रय के कारण जो फिक्स एसेट में वृद्धि हुई है वो क्या कहलाता है, वो हो जाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रयोग। यानी कि जब हम परचेस कर रहे होते हैं फिक्स एसेट तो वहां पर हमारी फिक्स एसेट तो जाती है लेकिन कैश क्या होती है, हमको कैश देनी पड़ती है, कैश के बदले में हम जो फिक्स एसेट को लेते हैं तो वो हो जाता है आपका कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है। सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स संपत्तियों में परिवर्तन, चेंजेस इन करेंट एसेट, कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कोष का स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यापारिक विनियोग होते हैं आपने उसको सेल किया है, तो जब भी कोई चीज सेल करने की अगर बात आ रही है तो उसका मतलब ये रहता है कि आप फिक्स एसेट को सेल करके जो आपको क्या मिलेगी, कैश मिलेगी। जब कैश मिलेगी तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा। आपको जो कोष है उसका स्रोत आपके लिए बन रहा है, सोर्सेज ऑफ फंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी तरह की और वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।